साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की घटनाओं में आज हम जून 2025 की घटनाओं को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जून 2025 की सभी घटनाओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास पढ़ने के बाद फिर आपको जून 2025 मंथ की करंट अफेयर्स की घटनाओं को कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ हम इस वीडियो क्लास में शामिल कर रहे हैं। प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण किताबें, प्रमुख दिवस, उनके थीम, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन, डिफेंस सेक्टर, प्रमुख योजनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, महत्वपूर्ण जो सूचकांक होते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन सभी को यहाँ शामिल कर रहे हैं। खेल कूद का सेक्शन भी देखेंगे। यानी सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्लासेस 71 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच 2.0 के थ्रू आप सभी को अवेलेबल कराई जा रही हैं। जो बच्चे बीपीएससी 71 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, वो जुड़ सकते हैं मुझसे। जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीजें आपको यहाँ से जुड़ने के बाद प्राप्त होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे 6306473800 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जून 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। नियुक्तियों में पहली नियुक्ति है सुसान ले। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता बन गई है। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ली जे म्यूंग ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यूंग। नेक्स्ट है करोल नवरोकी, ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एना लेना बैरबाक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, जर्मन की पूर्व विदेश मंत्री हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता करेंगी। बैरबाक इस पद को संभालने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला बन जाएंगी और इस तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट नाम है एना लेना बैरबेक का। ये 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता नियुक्त की गई हैं। बैरबाक इस पद को संभालने वाली पश्चिमी यूरोप समूह की पहली महिला बन जाएंगी और ओवरऑल नंबर ये होगा 5वां इनका संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का नेतृत्व करने वाली महिलाओं में। जर्मन की पूर्व विदेश मंत्री हैं एना लेना बैरबाक। नेक्स्ट है श्रीनिवास मुकम्मला, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। श्रीनिवास मुक्कमाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। राजीव मेमानी ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। जोऊ जियाई ये चीन के पूर्व वित्त मंत्री हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नई अध्यक्ष बनी हैं जोऊ जियाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। एस महेंद्र देव। यशस्वी सोलंकी भारूच गुजरात से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की महिला एड डी कैंप ये बनी है। इस पद को ग्रहण करने वाली पहली भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी बन गई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह जब महत्वपूर्ण पद पर पहली बार किसी व्यक्ति को, और खासकर अगर वो महिला होती है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की महिला एडी कैंप नियुक्त की गई हैं, एडीसी। इस पद को ग्रहण करने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी इस तरह ये बन जाएंगी। राज मिश्रा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। विलिंगबरो जो इंग्लैंड का एक शहर है, यहाँ पर इन्हें मेयर बनाया गया है। तो विलिंगबरो नए मेयर बने हैं राज मिश्रा, और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 या यूपी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और बीपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटरीना कैफ ये भारतीय अभिनेत्री हैं। पर्यटन के लिए मालदीव की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अनिल कुंबले जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, कर्नाटक राज्य के वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। प्रोफेसर एम सतीश कुमार कीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले डीन बने हैं। ब्लेज मैट्रेवेली इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं। नाम क्या है? ब्लेज मैट्रेवेली। ये हो गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब हम लोग जून 2025 मंथ के महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान को देखेंगे। साइप्रस का ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ
क्रियोस थर्ड, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी 15-16 जून के बीच साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर थे और इसी दौरान साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रियोस थर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024, ये सेरेन मुनसोटे सिमे को दिया गया है, जो घाना की स्क्वाड्रन लीडर हैं। 2023 का पुरस्कार भारत की मेजर राधिका सेन को दिया गया था और ये आपके कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना है आपको। 2023 का पुरस्कार भारत की मेजर राधिका सेन को दिया गया और 2024 का पुरस्कार जो जून 2025 के मंथ में अनाउंसमेंट किया गया मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का, ये सेरेन मिनसोटे सिमे को दिया गया, जो घाना की स्क्वाड्रन लीडर हैं। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025, इसे आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ये राजा कुमारी को दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की कलाकार बन गई हैं, इंपॉर्टेंट है। राजा कुमारी नाम याद रखिएगा, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड इन्हें दिया गया है और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की कलाकार बन गई हैं। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरस्कारों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो धुले महाराष्ट्र में है। रजत पुरस्कार मिला है पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, जो त्रिपुरा की है। और जूरी पुरस्कार दिया गया है मलसाना ग्राम पंचायत सूरत गुजरात की और सुवाकाती ग्राम पंचायत केंदुझार उड़ीसा की। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 की श्रेणी में एटलीस्ट आपको स्वर्ण पुरस्कार तो याद ही रखना है, रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है, जो धुले महाराष्ट्र की है। और रजत पुरस्कार भी देख लीजिए, पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है, राइट। स्वर्ण पुरस्कार वाला आपको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 अवार्ड देख लेते हैं, जिसकी विजेता रही हैं ओपल सुजाता चुवांगसरी, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं ये। आयोजन इसका हैदराबाद में हुआ था। पिछले वर्ष भी भारत में ही मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया था। इस तरह ये पहली बार है जब लगातार 2 वर्ष तक किसी एक ही देश में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए हो जाता है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है और पिछले वर्ष भी भारत में ही इसका आयोजन किया गया था। विजेता इस बार रही हैं ओपल सुचाता चुवांगसरी, जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। इस प्रतियोगिता में भारत से नंदिनी गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रतियोगिता के दौरान सोनू सूद, जो एक भारतीय अभिनेता हैं, इनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन से सम्मानित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन से किसको सम्मानित किया गया, तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद को। 78वां फेस्टिवल डे कांस विजेता सूची को जारी कर दिया गया है, जिसका आयोजन फ्रांस के कांस शहर में किया गया था। 78वां फेस्टिवल डी कांस विजेता सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं वैगनर मोरा। फिल्म थी इनकी द सीक्रेट एजेंट। द सीक्रेट एजेंट में अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की सूची में शामिल किया गया है वैगनर मोरा को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में शामिल किया गया है ला पेटाइट डेनियर में अभिनय करने वाली नादिया मिलेटी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं क्लेबर मेंडोका फिल्हो को। इन्होंने द सीक्रेट एजेंट फिल्म को निर्देश किया है, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका फिल्हो को फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए, पाल्मे डियोर जाफर पनाही को फिल्म अनसिंपल एक्सीडेंट के लिए और ग्रांड प्रिक्स दिया गया है अफेक्स जॉन स्वेर्दी को फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। तो 78वां फेस्टिवल डी कांस विजेता सूची में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, एटलीस्ट ये तो आपको भूलना नहीं है। बाकी पाल्मे डियोर और ग्रांड प्रिक्स भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की सूची में वैगनर मोरा को, अभिनेत्री के तौर पर नादिया मिलेटी को और निर्देशक के रूप में क्लेवेर मेंडोका फिल्हो को उनकी फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की श्रेणी में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है फिर उगाना, एक कविता संग्रह है पार्वती तिर्की की लिखी हुई। अंग्रेजी भाषा के लिए सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा को, जो अद्वैत कोटारी द्वारा लिखा गया। और मैथिली भाषा के लिए बनारस आहम, जो कविता संग्रह है नेहा झा मड़ के द्वारा जो लिखी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में ये आपको 3 याद रखना है, पार्वती तिर्की कविता संग्रह फिर उगाना के लिए, हिंदी भाषा के लिए ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोटारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए और मैथिली भाषा के लिए नेहा झा मड़ी को उनके कविता संग्रह बनारस आहम के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ला को उनकी कहानी एक बेटे 12 के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए नितिन कुशलपा को दिया गया है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फ्लैप्स रिटोल्ड, जो एक कहानी संग्रह है, और मैथिली भाषा के लिए मुन्नी कामत को उनकी लघु कहानी चक्का के लिए। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में सुशील शुक्ला को उनकी कहानी एक बेटे 12 हिंदी भाषा के लिए दिया गया पुरस्कार है।
अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलपा को दिया गया है उनकी कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फ्लैप्स रिटोल्ड के लिए, और मैथिली भाषा के लिए मुन्नी कामत को उनकी लघु कहानी चक्का हेतु। प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं जून 2025 मंथ की, जिसमें डिफेंड स्ट्रोक्स का नाम याद रखना है, के भट्टाचार्य की पुस्तक है। द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर, ये आपातकालीन विरोधी आंदोलनों के दौरान मोदी जी के अनुभवों का एक संकलन है। इसे 25 जून को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विमोचित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 यानी आशाओं की उड़ान खंड 2, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए 51 भाषणों का संग्रह है। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये पुस्तक है अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे टुस्के के। होप आपके अभी उत्तराखंड पीसीएस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ये किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा पोप फ्रांसिस की आत्मकथा है होप। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। के भट्टाचार्य की डिफेंड स्ट्रोक्स, आपातकालीन विरोधी आंदोलनों के दौरान मोदी जी के अनुभवों का संकलन, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर दैट फोर्स्ड अ लीडर, 25 जून को संविधान आत्महत्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसे विमोचित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए 51 भाषण का संग्रह है विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे टुस्के की पुस्तक है इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। पोप फ्रांसिस की आत्मकथा है होप। श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। प्रमुख दिवस देख लेते हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण थीम है उसे देख लेंगे। विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ये भी 29 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही थी द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस की कब मनाया जाता है, 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को ही पंडित जुगल किशोर के द्वारा हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इस वर्ष की थीम रही प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 2025 का मेजबान देश विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रहा दक्षिण कोरिया, और 2024 में अगर स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए तो सऊदी अरब था, और 2025 का मेजबान देश रहा दक्षिण कोरिया, राइट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया गया 2025 वर्ष में, थीम रही इस बार प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया और अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया था 5 जून को, राइट। ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और उसके अगले ही वर्ष यानी 1973 में औपचारिक रूप से विश्व पर्यावरण दिवस पहला मनाया गया था, राइट, 1973 में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सब्सटेंस अस। विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून को मनाया गया। चीन द्वारा प्रस्तावित इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। 10 जून को इसको पहली बार मनाया गया है 2025 में। विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, 11 जून को मनाया जाता है। थीम थी इस वर्ष की चूज प्ले एवरी डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को। थीम थी इस वर्ष की डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई 2025 तक 51.5 गीगावाट की संचयी पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो पवन ऊर्जा उत्पादकता के मामले में भारत दुनिया का चौथा स्थान रखता है। मई 2025 तक 51.5 गीगावाट की संचयी पवन ऊर्जा क्षमता को भारत ने हासिल कर लिया है। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को। मरुस्थलीकरण और पौधे सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है।
आयोजन इसका कोलंबिया गणराज्य में इस बार हुआ था। थीम क्या है? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व स्किल सेल दिवस, ये 19 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, इसे 20 जून को मनाया जाता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंपॉर्टेंट है, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंपॉर्टेंट है, थीम आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही थी लेट्स मूव, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेट्स मूव थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 की। कब मनाया जाता है? 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो 23 जून को मनाया जाता है, इसका आयोजन इस बार हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। थीम थी 5 इयर्स टू 2030। 5 इयर्स टू 2030 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है? 23 जून को। इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। पहला संविधान दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाया गया है 25 जून को। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है और 2025 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया, जिसकी घोषणा 12 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, क्योंकि 25 जून 1975 को ही तत्कालीन इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन देखेंगे, जिसमें पहली घटना है होंगफू T70। ये चीन का पहला पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है या लिथियम बैटरी से संचालित होगा। हांगफू T70 चीन का पहला पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसका विकास रैक बैंक डेटा सेंटर के द्वारा किया जाएगा। तो देश का पहला एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा, जो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2026 में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी अमरावती में शुरू होगी। इंपॉर्टेंट है, राइट। 2026 के पहले मंथ यानी जनवरी 2026 में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहां पर शुरू होगी? तो अमरावती में। अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी को शुरू किया जाएगा। ग्वाडा निगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया के 48वें रक्त समूह के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई है, यानी न्यू ब्लड ग्रुप्स है ग्वाडा निगेटिव। 48वां दुनिया का रक्त समूह है जिसे मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा मान्यता इसे प्राप्त की गई है। हाल ही में एक फ्रांसीसी महिला को एक नए रक्त समूह ग्वाडा निगेटिव की एकमात्र ज्ञात वाहक के रूप में पहचान मिली है। फ्रांसीसी महिला हैं, इनका नाम याद रखना है, जिन्हें एक नए रक्त समूह ग्वाडा निगेटिव की एकमात्र ज्ञात वाहक के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट है डांगेटी जानवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा। डांगेटी जानवी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्हें टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। डांगेटी जानवी नासा के एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सियोम 4 मिशन, स्पेसएक्स और नासा की साझेदारी में एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित एक निजी क्षेत्रक उड़ान है, जो 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से C213 ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिवसीय मिशन होगा। ये 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग की। अभी आप हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, नरेंद्र मोदी ने इनसे जो है बात भी की थी। मिशन 4 के 4 अंतरिक्ष यात्री, इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला हैं, भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन एंड मिशन पायलट। अमेरिका की पैगी व्हिटसन है जो मिशन कमांडर हैं। पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की जो इंजीनियर हैं, और हंगरी के टिबोर कापू जो एक अंतरिक्ष शोधकर्ता है। इन चारों नामों को आपको याद रखना है। भारत के शुभांशु शुक्ला, अमेरिका की पैगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोज उजानवस्की और हंगरी के टिम्बोर कापू, ये एक्सियोम 4 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में कुछ अन्य बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं अंतरिक्ष जाने वाले, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हो गए हैं। अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्तियों का क्रम देख लीजिए, तो भारतीय नागरिक के तौर पर पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, दूसरे हैं कल्पना चावला जो भारतीय मूल की यूएसए नागरिक हैं, सुनीता विलियम्स ये भी भारतीय मूल के यूएसए नागरिक हैं, अगला नाम है राजा चारिका, ये भी भारतीय मूल के यूएसए नागरिक हैं, श्रीसा बांदला ये भारतीय मूल की यूएसए नागरिक हैं, और शुभांशु शुक्ला ये भारतीय नागरिक हैं। तो इस तरीके देखा जाए तो
जो भारतीय हैं, यानी जो भारतीय नागरिक हैं, नागरिक के तौर पर राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। ओवरऑल आपको ये क्रम देखने को मिल रहा है, जो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के, यानी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी, सिरिसा बंदाला, ये भी भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। देख लीजिए, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। इन स्पेस और इसरो के सहयोग से एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 14 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक सफल मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण किया। यह पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पोलैंड का प्रक्षेपण किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार एक सफल मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण प्रशिक्षण किया गया? तो जिला क्या होगा? कुशीनगर जिला होगा। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से इन स्पेस और इसरो के द्वारा ये कार्य किया गया है। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर में आते हैं, और डिफेंस सेक्टर में प्रमुख सैन्य अभ्यास के साथ साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सैन्य अभ्यास में नोमडेक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, जिसका आयोजन उलान बटोरा मंगोलिया में हुआ था, भारत और मंगोलिया के मध्य में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट ये उलान बटोरा मंगोलिया में ये भी आयोजित हुआ। भारत और मंगोलिया सहित 24 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। अभ्यास शक्ति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। फ्रांस के ला कैवलरी में इसका आयोजन किया गया था। भारत फ्रांस के मध्य होता है अभ्यास शक्ति। ऑपरेशन राइजिंग लायन इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष में ये प्रमुख सैन्य मिशन है, जो ईरान के द्वारा इजराइल पर और फिर इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले, जिसमें ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसके तहत इजराइल के द्वारा 13 जून 2025 को ईरान के मुख्य सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया था। तो दोनों आपको याद रखना है। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया अभियान था, और इसके जवाब में फिर ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब ये 3 जो ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं, इसमें पहला नाम है फोर्डो, दूसरा है नतांजा और तीसरा है इस्फान। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ये ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 22 जून को हमला किया गया था। फोर्डो ईरान का महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र है, जो जमीन से 80 मीटर गहराई में स्थित है। वहीं नतांजा यह ईरान का सबसे यूरेनियम संवर्धन प्लांट है, और इस्फान ईरान का मुख्य प्राकृतिक यूरेनियम परिवर्तन प्लांट है। फोर्डो, नतांजा, इस्फान ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत इन पर हमला किया गया था। इन हमलों के बाद ने ईरान के सांसद के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। ईरान ने 23 जून 2025 को कतर के अल उदीद एयरबेस, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, यहां पर हमला किया था। तो कतर में अमेरिका का जो बेस है अल उदीद एयरबेस, यहां पर ईरान के द्वारा हमला किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में। 24 जून 2025 को अमेरिका ने इजराइल से एवं कतर ने ईरान से बात करके सीज फायर करवाया। तो अमेरिका ने इजराइल से और कतर ने ईरान से बात करके फाइनली 24 जून 2025 को सीज फायर करवाया गया था। हार्मुज स्ट्रेट के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने ईरान इजराइल संघर्ष पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास बनाई है, उसको आप लोग देख सकते हैं, जहां पर और भी डिटेलिंग आपको इसकी मिल जाएगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी आपको बातें याद रखनी है। हार्मुज स्ट्रेट के संबंध में ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 167 किलोमीटर, और सबसे संकीर्ण स्थान पर इसकी लंबाई देखेंगे, माफ कीजिए, इसकी चौड़ाई देखेंगे तो वो होगी केवल 33 किलोमीटर, राइट। तो कुल लंबाई हॉर्मुज स्ट्रेट की 167 किलोमीटर, और सबसे संकीर्ण स्थान पर इसकी चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ये जोड़ती है। यहां से होकर विश्व को सबसे बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति की जाती है। एक अनुमान लगाया जाता है कि विश्व का 20% तेल और एलएनजी का व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। ये तो हो गया ईरान इजराइल संघर्ष से संबंधित जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में फैक्ट पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा 18 जून 2025 से यहाँ फंसे भारतीय छात्रों, यानी ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्र और नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए शुरू किया गया मिशन था ऑपरेशन सिंधु।
ईरान से पहली निकासी की गई थी 17 जून को। 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया। फिर इसके बाद विशेष विमान से 18 जून को इन्हें दिल्ली वापस लाया गया। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत अगर देखेंगे तो पहला चरण था जब ईरान से भारतीयों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया था। प्रथम चरण में 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालकर ईरान के सीमा में स्थित आर्मेनिया यहाँ लाया गया और फिर आर्मेनिया से एक विशेष विमान के द्वारा दिल्ली इन्हें वापस लाया गया। नेक्स्ट 23 जून को इस ऑपरेशन का इजराइल चरण शुरू हुआ और यहाँ पहले भारतीयों को अम्मान पहुंचाया गया, इजराइल से अम्मान पहुंचाया गया, फिर इस अम्मान से विशेष विमान के माध्यम से 24 जून को दिल्ली वापस लाया गया। तो ये आपको याद रखना है ऑपरेशन सिंधु, जो ईरान इजराइल के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ फंसे भारतीय नागरिक छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया गया था। नेपाल और श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास के निकासी प्रयासों में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी इस मिशन के तहत इसमें शामिल किया गया और यहाँ के नागरिकों को भी सुरक्षित लाया गया था। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलाना के ने नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय मिशन के तहत आईएनएस तानड़ी पर सवार होकर विश्व की यात्रा की। यह समुद्री यात्रा 25,400 नॉटिकल मील लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी थी। इस यात्रा का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ये यात्रा पूरी हुई जहां पर भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाय और दिलाना के ने नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय मिशन के तहत आईएनएस तानड़ी पर सवार होकर ये विश्व की यात्रा की और इस यात्रा के तहत लगभग 50,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की गई। इस यात्रा का आरंभ 2 अक्टूबर 2025 को गोवा से शुरू हुआ था। तृतीय सेवा अखिल भारतीय नौकायान अभियान तीनों सेनाओं की महिला नौकायान अभियान टीम के द्वारा 4 जून 2025 को सेशल्स की 1800 समुद्री मील की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आया। भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी 56 फुट लंबी नौका पर सवार होकर तीनों सेनाओं की 11 महिला अधिकारियों की टीम ने इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को पूरा किया। तो ये याद रखिएगा, भारतीय सशस्त्र सेवा पोत इसमें शामिल था त्रिवेणी, जो त्रिसेवा अखिल भारतीय नौका अभियान का ये हिस्सा बना। इसी त्रिवेणी पर तीनों सेनाओं की 11 महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को इस अभियान के तहत पूरा किया था। यह अभियान 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुआ था। अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया एक तरीके का पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायान मिशन था। इंपॉर्टेंट है, त्रिसेवा अखिल भारतीय नौकायान अभियान। स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन रुद्रास्त्र का परीक्षण किया गया पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया था। रुद्रास्त्र की मिशन रेंज 50 किलोमीटर और मारक क्षमता इसकी 170 किलोमीटर है। तो स्वदेशी मानव रहित वाहन है रुद्रास्त्र, जिसका परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान से। अब हम लोग प्रमुख योजनाएं और महत्वपूर्ण अभियान समितियां देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रतिभा सेतु पहल, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है पीटी मेंस और इंटरव्यू और लास्ट में जो विद्यार्थी इंटरव्यू के बाद जो अंतिम रूप से चयनित सूची में शामिल नहीं होते हैं, वैसे योग्य उम्मीदवारों को नियुक्तियों से जोड़ने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल को पहले सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। यानी पहला ऐसा प्रयास नहीं है। इससे पहले इस पहल को सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 अगस्त 2018 को शुरू किया गया। अब इसका प्रारूप बदलकर इसका नाम कर दिया गया है प्रतिभा सेतु पहल। ये पहल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा शुरू किया गया, यानी अंतिम रूप से जो विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाता है, ऐसे योग्य उम्मीदवारों को डिफरेंट निजी क्षेत्र कंपनियों में इन विद्यार्थियों के नामों की सूची को भेजा जाएगा, ताकि इन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ताओं के तौर पर जोड़ा जा सके, यानी इनको फाइनली जो है रोजगार प्राप्त हो सके। राइट। नेक्स्ट है एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2025 को नई दिल्ली के महावीर जयंती पार्क में पौधा लगाकर किया गया। इस विस्तारित पहल का लक्ष्य क्या है? 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाना है। टारगेट याद रखिएगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर महावीर जयंती पार्क से पौधा लगाकर किया। लक्ष्य क्या रखा गया है? 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाना। दुधारू पशु प्रदाय योजना, युवा रत्न सम्मान योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन, ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई हाल ही में योजनाएं हैं। याद रखिएगा, दुधारू पशु प्रदाय योजना, युवा रत्न सम्मान योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी, ये तीनों योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई।
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है ये। समुद्री संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंधुदुर्ग के निवती रॉक के पास आईएनसी गुलदार, ये नाम याद रखिएगा, आईएनसी गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल भित्त में परिवर्तित करने की एक परियोजना है। आईएनएस गुलदार के सेवा मुक्त के बाद भारतीय नौसेना ने फरवरी 2025 को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना के लिए सौंप दिया था। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इस परियोजना में आईएनएस गुलदार का इस्तेमाल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह देख लेते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में मनाया गया। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दुशांबे कजाकिस्तान की जो कैपिटल है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दुशांबे में किया गया। पहला राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक हुई नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई और इसके महानिदेशक बनाए गए SP यादव। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नीस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया कोस्टारिका की सह अध्यक्षता में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस जो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। फ्रांस और कोस्टारिका दोनों की सह अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसमें 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने भाग लिया था। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, इस बैठक की थीम थी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, जिसका विषय था विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई ब्राजील में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक हुई है वर्चुअली रूप से श्रीलंका में, श्रीलंका की अध्यक्षता में। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया है। भारत वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है और ये ट्रोइका का हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत 2025 से 27 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालेगा। तो वर्तमान में श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं बैठक हुई है और 2025 से 27 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत संभालेगा, इसको याद रखिएगा। श्रीलंका की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के जो कुल 23 सदस्य हैं, इन्होंने कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया है। क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया था। 46वां एशियान शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, थीम याद रखिएगा, कहाँ इसका आयोजन हुआ इसे भी याद रखिएगा। 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 जो कनाडा में आयोजित हुआ। एक तो ये संख्या आपको याद रखना है, G7 शिखर सम्मेलन की, ये 51वां जी शिखर सम्मेलन है। उसी तरीके से एशियान शिखर सम्मेलन को भी याद रखना है जो 46वां हुआ है, राइट। ये संख्या भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन ये 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानाइस्कस में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, जो अतिथि देश के रूप में शामिल हुए इस शिखर सम्मेलन के दौरान। G7 के सदस्य देशों में देखेंगे तो इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है G7 में कितने सदस्य देश हैं। तो अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत का प्रतिनिधित्व अतिथि देश के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें किया था, राइट। सम्मेलन की थीम मुख्य 3 स्तंभों पर आधारित थी। पहला था G7 समुदाय की रक्षा करना, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण करना और डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना, और तीसरा था भविष्य की साझेदारियों को सुरक्षित रखना, राइट। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया था। G7 के सदस्य देश याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक 2025 की ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। इस दौरान भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्राइकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक 2025 की ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। उस बैठक के दौरान ट्राइकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया है। थीम क्या थी इस बैठक की? तो अ वर्ड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है सांग्री-ला संवाद 2025। इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा किया गया था। सांग्री-ला संवाद सिंगापुर में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व सीडीएस अनिल चौहान ने किया था। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 की जो हुई है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, या जिन्हें हम लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा की गई थी। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये देहरादून के उत्तराखंड में आयोजित हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुआ भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025। नाटो शिखर सम्मेलन ये नीदरलैंड के द हेग में आयोजित किया गया। पहली बार है जब इसका सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का ये द हेग नीदरलैंड में किया गया और पहली बार है जब नीदरलैंड ने इसका आयोजन किया, इस नाटो शिखर सम्मेलन का। और नेक्स्ट 2026 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ये देहरादून में किया गया। पोसोन पोया पर्व इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका में मनाया जाता है, पोसोन पोया पर्व। अब हम लोग प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक की श्रेणी में आ जाते हैं और जितने भी इस मंथ के प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक है उनको देख लेते हैं। विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों की रैंकिंग जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की है अमेरिका, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी है और चौथा हो गया भारत। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 ये जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। नेक्स्ट रैंकिंग में देखेंगे तो चौथी रैंकिंग, यानी चौथी रैंकिंग ही एक तरीके की ये शीर्ष रैंकिंग है, क्योंकि इसमें पहले 3 स्थान खाली हैं। तो इस तरीके से पहले नंबर पर है डेनमार्क, ओवरऑल इसकी चौथी रैंकिंग है। फिर उसके बाद है नीदरलैंड, नेक्स्ट ब्रिटेन है और ओवरऑल 10वां स्थान भारत को मिला है। उच्च प्रदर्शन की श्रेणी में भारत को रखा गया है, स्कोर है 67.99, राइट। इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में भारत शामिल है। पहले के 3 स्थान खाली हैं। उसके बाद जो टॉप 3 रैंकिंग है, यानी 4, 5, 6, जिसमें चौथी रैंकिंग डेनमार्क को, 5वीं नीदरलैंड्स को और 6ठी ब्रिटेन को, 10वां स्थान भारत को मिला है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 एक्सचेंजर के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष देश हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। भारत को इसमें 71वीं रैंकिंग मिली है, 71वीं रैंकिंग मिली है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 की संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश देखेंगे तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। याद रखिएगा, कुछ आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बना लीजिए। इंपॉर्टेंट है सतत विकास रिपोर्ट 2025 की, ये 10वीं रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष देश हैं इसमें फिनलैंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। भारत को इसमें 99वां स्थान मिला है। पहली बार है जब भारत शीर्ष 100 में जगह बना पाया है। 2024 में भारत 109वें स्थान पर था, यानी कुल मिलाकर 10 अंकों की सुधार इसमें देखा जा सकता है। पहली बार है जब भारत ने शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है। भारत 99वें स्थान पर पहुंच गया है सतत विकास रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर केवल 17% सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा किया जा सकेगा। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्षक था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। 10 जून 2025 को इसे जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर अब 1.9 है, जो प्रस्थापन दर 2.1 से काफी कम है। भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 में 146.39 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 170 करोड़ पहुंचने के उपरांत लगभग 40 वर्षों बाद जनसंख्या में गिरावट आएगी, यानी 170 करोड़ तक भारत पहले निरंतर रूप से जनसंख्या में वृद्धि देखी जाएगी। 170 करोड़ जब जनसंख्या भारत की पहुंच जाएगी, उसके 40 वर्षों के बाद भारत में जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। इस जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्यशील आयु वर्ग अगर आप देखेंगे, यानी 15 से
64 वर्ष के आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो लगभग 68% के करीब है। वहीं बच्चे, जिसमें 0 से 14 वर्ष की कैटेगरी को शामिल करेंगे तो 24% है। युवा यानी 10 से 24 वर्ष की कैटेगरी में 26% जनसंख्या, और वृद्धों की जनसंख्या देखें यानी 65 प्लस आयु वर्ग के लोग भारत में 7% हैं। राइट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 रिपोर्ट 10 जून 2025 को जारी की गई। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के द्वारा, शीर्षक था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 में 145.39 करोड़ पहुंच गई है, और इस जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत की कार्यशील आयु वर्ग जनसंख्या देखेंगे तो 68% है। वैश्विक गरीबी अनुमान रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% थी, जो घटकर 2022-23 में सिर्फ 5.3% रह गई है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, न केवल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिपोर्टें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम गरीबी से संबंधित कोई पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए आपको ये सारे डाटा याद रखने होते हैं, तभी आपको मेंस में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है। रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि 2011-12 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% थी, जो घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है। भारत में 11 सालों में यानी 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच के आंकड़ों का इसमें आकलन किया गया है। तो पिछले 11 सालों में 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। 2011-12 में देश में 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं ये जनसंख्या घटकर 2022-23 तक मात्र 75.24 मिलियन रह गई है। विश्व बैंक के द्वारा गरीबी रेखा का यह आकलन $3 प्रतिदिन 2021 की कीमतों पर के अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार किया गया है। यानी जो व्यक्ति $3 प्रतिदिन नहीं कमा पा रहा है, उसे अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस तरह 2011-12 में भारत में 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में शामिल थे। ये घटकर 2022-23 तक 75.24 मिलियन रह गई है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 तक भारत में कितने मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में थे, तो 75.24 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 में देश की 53.8% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, जबकि 2019-21 में घटकर ये 16.4% और फिर 2022-23 में घटकर ये अब 15.5% रह गई है। जिसमें ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी दर 18.4 से घटकर 2.8% हो गई है, और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर 10.7% से घटकर सिर्फ 1.1% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में होने वाली कमी में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2011-12 में देखेंगे तो इन पांच राज्यों में देश की 65% अत्यधिक गरीब रहते थे। अब इन राज्यों में गरीबी में ये 2/3 की कमी है, यानी इन राज्यों की अत्यधिक गरीबी में 66% के आसपास कमी आई है, जिसके चलते ये जो गिरावट देखी जा रही है, इस गिरावट के पीछे इन राज्यों में होने वाली कमी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि 2011-12 में इन्हीं राज्यों में लगभग 65% अत्यधिक गरीबी थी और अब इनमें कमी आई है। अब इन राज्यों में गरीबी में कितनी कमी आई है? लगभग 2/3 की, यानी 66% की। ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत ने 131वां स्थान प्राप्त किया है। 2024 में 129वां स्थान था, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। 3 अंकों की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 129वें स्थान पर था, जो बढ़कर अब 131वें स्थान पर पहुंच गया, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई पिछले वर्ष के मुकाबले में। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का समता स्कोर 64.4% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम है। वैश्विक समता स्कोर 68.8% है। राइट, वैश्विक समता स्कोर 68.8% है। भारत का कितना है? 64.4%, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम है। दक्षिण एशियाई देशों जिसमें बांग्लादेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आइसलैंड लगातार 16 वर्षों में शीर्ष स्थान पर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आइसलैंड के बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है। निम्नतर स्थिति देखेंगे तो पाकिस्तान की है। 148 देशों को इस रिपोर्ट
के आकलन में शामिल किया गया था, जिसमें अंतिम स्थान 148वां स्थान पाकिस्तान को मिला है। यानी पाकिस्तान में वैश्विक स्तर पर सबसे खराब स्थिति है ग्लोबल जेंडर गैप की। नेक्स्ट है सिपरी ईयरबुक 2025। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार वाले देशों की सूची को प्रकाशित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है, उसके बाद अमेरिका, नेक्स्ट चीन के पास, फिर फ्रांस के पास, और फिर ब्रिटेन के पास, और फिर भारत के पास। इस तरह देखें तो भारत छठा देश है जिसके पास वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार है। भारत के बाद फिर पाकिस्तान का स्थान आता है। प्रारंभ के 3 शीर्ष देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार सर्वाधिक हैं, तो उसमें पहला है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता में तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि वाला देश बनकर उभरा है, चाइना और यूएसए के बाद। तो पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर अब आ गया है, चाइना यूएसए के बाद। विश्व निवेश रिपोर्ट, ये आपको याद होनी चाहिए किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा। अब हम लोग खेल कूद का सेक्शन देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का 18वां संस्करण पूरा हो चुका है। आईपीएल 2025 का फाइनल आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कुल 10 टीमें इस बार शामिल हुई थी। इसकी विजेता रही थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। पहली बार आईपीएल विजेता ये टीम बनी। आरसीबी ने पंजाब किंग्स 11 को हराकर ये ट्रॉफी इस बार की जीती है, यानी उप विजेता रही पंजाब किंग्स, विजेता टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कुल 10 टीमें शामिल हुई थी। फाइनल इसका हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। 11वां संस्करण था आईपीएल 2025 का ये। अगला है थर्ड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25। इसका आयोजन लंदन के लॉर्ड्स में किया गया। विजेता दक्षिण अफ्रीका रही। पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की है। उप विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, यानी दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया, और इस तरह दक्षिण अफ्रीका पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने वाली टीम हो गई है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? लंदन के लॉर्ड्स में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल श्रेणी में विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कारेज, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। उपविजेता थे जैनिक सिनर, इटली से हैं ये। महिला एकल में कोको गाफ, जो अमेरिका से हैं, और उपविजेता में हैं आर्याना साबलेंका, जो बेलारूस की हैं। तो ये फ्रेंच ओपन टेनिस एकल श्रेणी में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रित श्रेणी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने उसको स्किप किया है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही यहाँ पर चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, राइट। यानी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों को, फैक्टों को, कॉन्सेप्ट को, घटनाओं को यहाँ हम शामिल कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 इंपॉर्टेंट होता है ये। पुरुष एकल में विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कारेज, स्पेन से है ये। उप विजेता जैनिक सिनर, इटली से हैं। महिला एकल में विजेता रही हैं गोगो कॉफ, जो अमेरिका से हैं। आर्याना साबलेंका को हराकर इन्होंने किताब जीता है। आर्याना साबलेंका विजेता की श्रेणी में है, ये बेलारूस से हैं महिला एकल में। इस बार पुरुष एकल का फाइनल मैच 5 घंटे 29 मिनट तक चला था, जो फ्रेंच ओपन फाइनल के इतिहास का ये सबसे लंबा फाइनल था। तो ये टाइम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 घंटे 29 मिनट तक ये फाइनल चला था पुरुष एकल का, और ये फ्रेंच ओपन फाइनल के इतिहास का सबसे लंबा फाइनल हो गया। स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज, जिसका आयोजन आर्मेनिया के जामुर्क शहर में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान भारत के अरविंद चिदम्बरम का आया है, और द्वितीय स्थान है आर प्रज्ञानंदम, ये भी भारत के हैं। दोनों को 6.5 अंक प्राप्त हुए थे, इसलिए निर्णय लेने में सोनबर्न बर्जर प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। तो ये काफी चर्चा में रहा, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज, इसमें पहले और दूसरे स्थान पर दोनों ही भारतीय हैं। पहले पर अरविंद चिदम्बरम और दूसरे पर हैं प्रज्ञानंदन। हालांकि दोनों को ही 6.5 अंक प्राप्त हुए थे। बाद में प्रथम और द्वितीय स्थान पर किसे रखा जाए, इसके लिए सोनबर्न बर्जर प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, और उस के तहत प्रथम स्थान पर अरविंद चिदम्बरम को और दूसरे स्थान पर आर प्रज्ञानंदम को यहाँ पर शामिल किया गया। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है 19 से 24 मई 2025 के बीच। आयोजन स्थल था दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। शुभांकर था इसका पर्ल, दीव के समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन है ये। इस खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुभांकर बनी थी, नाम क्या है? पर्ल, राइट। आयोजन याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली दमन दीव में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें कुल 6 गेम शामिल हुए, जिसमें शामिल है बीच सीकर, बीच वॉलीबॉल, सीपक टकरा, बीच कबड्डी, पिंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग। सर्वाधिक पदक प्राप्त शीर्ष राज्य देख लीजिए। इसमें पहला स्थान मणिपुर ने हासिल किया है, कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत पदक और 3 कांस्य। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है,
जिसने कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक। तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला है। यूपीपीएसएल 2025 और यूपी आरओआरओ देने वाले विद्यार्थी याद रखिएगा। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तर प्रदेश ने 15वां स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। बीपीएससी के विद्यार्थी बिहार वाला याद रखिएगा, बिहार का 28वां स्थान रहा है। बिहार ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें सभी तीनों कांस्य पदक थे। बिहार के साथ आंध्र प्रदेश ने भी 28वां स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश ने भी कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें तीनों कांस्य थे। नेक्स्ट है पेरिस डायमंड लीग 2025। इस लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं भारत से। 88.16 मीटर का इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है। जेवलिन थ्रो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जून 2025 के वन लाइनर फॉर्मेट में। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदक कांति 7 समिट चुनौती पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, राइट। जो वन लाइनर फॉर्मेट में अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदक कांत, ये नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ कार्तिकेय का 7 समिट चुनौती पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल को बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। तो पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है मेराबी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की एक टीम द्वारा नेपाल की ओर से माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई अभियान की रिपोर्ट्स पर गंभीर चिंता की है। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम सरकार के द्वारा 1991 की पवित्र स्थल अधिनियम और 1998 व 2001 के अधिसूचनाओं के तहत चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की ओर से जब इस तरीके का अभियान किया गया जिसके तहत नेपाल की ओर से माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई अभियान शुरू किया, तो इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने, और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने पत्र भी लिखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में अपने एक नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा कहां पर अपना एक नया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया, तो श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में। अंडमान के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा केला फल पाया गया है, याद रखिएगा इसे। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। तो अंडमान के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा केला फल पाया गया। हाल ही में भारत की 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए चुना गया है। तो भारत को 2026 से 28 यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए चुना गया है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। हाल ही में राजस्थान के 2 जलाशय खीचन और मेनार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खीचन और मेनार राजस्थान के 2 जलाशय हैं जिन्हें रामसर साइट की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है। इस तरह देश में रामसर साइट की कुल संख्या हो गई है 91, राजस्थान में हो गई है 4। राजस्थान में पहले 2 रामसर साइट थी और हाल ही में खीचन और मेनार को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब इनकी संख्या हो गई है 4 और ओवरऑल भारत में इनकी संख्या हो गई है 91। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि स्थलों के संरक्षण हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया था और इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पार्टनर सदस्य वियतनाम बना है। पार्टनर देश की श्रेणी में 2024 के कजान में आयोजित जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, यहाँ पर ये श्रेणी बनाई गई थी पार्टनर देश श्रेणी की, और इस श्रेणी में वियतनाम अब 10वां देश बन गया है ब्रिक्स का पार्टनर सदस्य के रूप में, राइट। सुर्खियों में रही एतालिन जल विद्युत परियोजना, यह अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए 2025 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए जल विद्युत दशक घोषित किया है 2025 से 35 तक। 13 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में भारत समेत 19 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया था, जबकि 12 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था और पक्ष में 149 वोट पड़े थे। तो इस तरीके की संख्या बीपीएससी में पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में
तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदा प्रस्ताव पर भारत समेत 19 देशों ने मतदान नहीं किया था। 12 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था और 149 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाले थे। हाल ही में लाफबोरो विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है, यहाँ के भौतिकविदों ने नैनो तकनीक का उपयोग करके दुनिया का सबसे छोटा वायलिन बनाया है। 9 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के यात्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो ये नंबर एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका में प्रवेश। अमेरिका में अब इन देशों के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसमें 12 देश शामिल हैं। वो कौन से 12 देश हैं, यहाँ पर हमने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। इसके साथ ही 7 अन्य देश भी हैं, जिसमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोंगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। ये 7 अन्य देश हैं इन 7 अन्य देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। यानी 12 देशों के लोगों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया अमेरिका प्रवेश में, और 7 अन्य देशों के लोगों को अमेरिका में आंशिक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। यानी सीमित किया गया है इन 7 देशों के लोगों को, अब इन्हें अमेरिका में बहुत ही सीमित तौर पर प्रवेश दिया जाएगा, और 12 देशों को तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ देर ही बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें केवल एक व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम था विश्वास कुमार रवेश, ये जीवित बचे। बाकी 241 लोगों की इस विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई थी। 242 लोगों में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा यात्री थे। तो ये भी नाम आपको देख लेना है कि किन देशों के कितने नागरिक इस विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, कितने नागरिक इसमें शामिल थे, कहाँ के थे। 242 लोग थे, 241 दुर्घटना में मारे गए और एक व्यक्ति केवल जीवित बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ट्रीटी 1999 के तहत एयर इंडिया को 241 लोग जो मारे गए इस दुर्घटना में, अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें एयर इंडिया इस दुर्घटना में एयर इंडिया ही दोषी है, तो एयर इंडिया को 360 करोड़ का मुआवजा देना होगा इस मॉनेटरी कन्वेंशन ट्रीटी के अनुसार। एक चीज यहां से और निकल कर आ रही है कि इस ट्रीटी के अनुसार उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जाता है जो जहाज के अंदर होते हैं। बाहर जो व्यक्ति इस दुर्घटना में देखेंगे तो और भी लोग मारे गए। जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के आसपास के लोग या उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी मारे गए। तो उन लोगों को इस मॉनेटरी कन्वेंशन ट्रीटी के तहत एयर इंडिया के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस ट्रीटी में केवल उन्हीं को मुआवजा मिलता है जो जहाज के अंदर व्यक्ति होते हैं, जो उसमें बैठे होते हैं, राइट। बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह 241 लोग जो मारे गए हैं उनको 360 करोड़ रुपए का मुआवजा एयर इंडिया देगी मॉनेटरी कन्वेंशन ट्रीटी 1999 के अनुसार। 30 मई 2025 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 गैर स्थायी सदस्यों को चुना गया है, जिसमें शामिल है बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटाविया और लाइबेरिया। इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से और 31 दिसंबर 2027 तक 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। लाटाविया पहली बार होगा जब यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों को जब शामिल किया जाता है। 2026-27 के कार्यकाल के लिए 5 सदस्य कौन से हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। लातविया को पहली बार यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेल जैसे कि कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर मूल सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया है। तो ये संख्या याद रखनी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा नया आदर्श वाक्य नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण अपनाया गया है। तो ये लोकपाल द्वारा एक नया आदर्श वाक्य अपनाया गया है, इसका नाम याद रखिएगा, नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण।
लोकपाल भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई थी। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया, याद रखिएगा इसे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानसरोवर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। 18 जून 2025 को केंद्रीय परिवहन मंत्री ने निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए वाला फास्ट टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा, 3,000 रुपए का ये फास्ट टैग वार्षिक पास है 4 पहिया वाहनों के लिए। एक वर्ष में 3,000 रुपए के फास्ट टैग पास से अधिकतम 200 ट्रिप्स या एक वर्ष जो भी पहले हो तक की यात्रा कर सकेंगे बिना टोल कटौती के। यानी अगर आप 3,000 रुपए का पास लेते हैं और 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो अधिकतम 200 ट्रिप आप इस पास से कर सकते हैं, जिस पर आपको कोई टोल कटौती नहीं की जाएगी, या फिर एक वर्ष तक ये वैलिड रहेगा। यह फास्टैग पास पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा। भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से प्रशासन को मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक संगठित मंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दीव जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना शुरू की गई है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में। 20 जून 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के मढ़ौरा रेल कारखाने से गिनी गणराज्य को निर्यात होने वाले पहले भारत निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के मढ़ौरा रेल कारखाने से गिनी गणराज्य को निर्यात होने वाले पहले भारत निर्मित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है। जर्मनी 34 वर्ष के बाद वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो जर्मनी सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बन गया है। याद रखिएगा, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन बना है? निकारागुआ। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुक्त युद्ध अधिनियम 2022 में बदलाव करते हुए शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि वापस ले ली है। साथ ही नए करेंसी नोट जारी किए जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की फोटो भी नहीं दी गई है। राइट, तो शेख मुजीबुर रहमान की फोटो को करेंसी से हटा दिया गया और इन्हें राष्ट्रपिता की जो उपाधि प्राप्त थी इसे भी वापस ले लिया गया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक मिनी तारामंडल एवं एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ये आधारशिला रखी गई है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक मिनी तारामंडल और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला निर्मला सीतारमण जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा रखी गई। जम्मू कश्मीर की पहली चेरी पार्सल ट्रेन कटरा से बांद्रा टर्मिनल्स के बीच चलाई गई है। तो जम्मू कश्मीर की पहली चेरी पार्सल ट्रेन ये कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई टर्मिनल्स के बीच चलाई गई। हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषध प्रशासन ने HIV रोकथाम के लिए इंजेक्शन लेनाका पाविर को मंजूरी दे दी है। तो लेनाका पाविर किससे संबंधित है? तो HIV रोकथाम के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। 30 मई 2025 को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.8 हासिल कर लिया है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2024-25 के वित्त वर्ष में निर्धारित किया गया था उसे 30 मई 2025 तक हासिल कर लिया है। यह लक्ष्य कितना था? 4.8 का। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 778.1 अरब अमेरिकी डॉलर था जो 6.01% की वृद्धि दर के साथ 2024-25 में यह हो गया है अब 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर। 3 जून 2025 को भारत ने मतदान के अंतिम दौर में ऑस्ट्रिया को हराकर 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल कर ली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत ने मतदान के अंतिम दौर में ऑस्ट्रिया को हराकर 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल कर ली। हाल ही में असम ने देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर का अनावरण किया। नाम क्या है इसका? अंकिता है। AI न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण असम ने किया है। यह देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर होंगी। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर मेरिनो विकसित की है। इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर मेरिनो विकसित की गई है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके कश्मीर मेरिनो। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जोजिन अंगमो 29 वर्षीय हैं, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो 29 वर्षीय हैं, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है। नाम क्या है इनका? छोजिन अंगमो, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। हाल ही में करनाल हरियाणा में अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया है। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का संदेश देगा। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, इसमें 7 संसद सदस्य को शामिल किया गया जो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का संदेश देंगे। इन 7 सांसदों में शामिल नाम है शशि थरूर का, जो अमेरिका जाएंगे, वहां पर ये संदेश देंगे। श्री रविशंकर, ये मिडिल ईस्ट। संजय कुमार झा, ये साउथ ईस्ट एशिया। बैजयंत पांडा, ये ईस्टर्न यूरोप। कनिमोझी करुणानिधि, ये रूस। सुप्रिया सुले, ये वेस्ट एशिया। और श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे और वहां पर आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का संदेश देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। इसमें 7 सांसद सदस्य शामिल हैं, इनके नाम याद रखिएगा। शशि थरूर, श्री रविशंकर, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकनाथ शिंदे। शशि थरूर ये अमेरिका का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का संदेश देंगे। ये आपको जरूर याद रखना है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया है। इस विनियम के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित कर दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की ये 5 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी शामिल है। यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित किया गया। इसे लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। राइट, तो लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सूचित किया, जिसके तहत 5 भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी और पुर्गी है। भोटी पुर्गी ये 2 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने वाला लद्दाख भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाव पुल का उद्घाटन किया। यह पुल कटरा से श्रीनगर को जोड़ेगा, इसे याद रखिएगा। चिनाव पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, मोदी जी के द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। ये पुल कटरा से श्रीनगर को जोड़ेगा, कटरा को श्रीनगर से जोड़ेगा। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। एफिल टावर से भी ये ज्यादा ऊंचा है, एफिल टावर से तकरीबन 35 मीटर ये पुल ऊंचा है। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है, ये याद रखिएगा। ये एक प्रकार का आर्च ब्रिज है। नेक्स्ट है पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस। ये 2 से 4 जून के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर थे। 2 से 4 जून के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस थे। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि तट पर बाढ़ के कारण लाइबेरिया के कंटेनर जहाज MSC इल्सा 3 के डूबने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि तट पर बाढ़ के कारण लाइबेरिया के कंटेनर जहाज, जिसका नाम क्या है, MSC इल्सा 3 के डूबने की घोषणा की थी। हाल ही में असम और मेघालय ने कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और पनबिजली परियोजना को संयुक्त रूप से चालू करने पर सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। असम और मेघालय के द्वारा कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और पनबिजली परियोजना को संयुक्त रूप से चालू करने पर सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, असम और मेघालय के द्वारा। 16 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि भारत की अगली जनगणना 2026-27 में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की अगली जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी 2026 से 27 के बीच में। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जलवायु प्रभाव शुल्क ग्रीन फी लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया हवाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलवायु प्रभाव शुल्क ग्रीन फी लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य हवाई बन गया है। तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है।
ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, जो बाघ गलियारा क्षेत्र था। तेलंगाना सरकार के द्वारा ये कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए इस बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जून 2025 में कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर मिगेल उरेबी टर्बे एक प्रचार दौरान के दौरान गोलीबारी का शिकार हुए थे। तो इस तरीके की न्यूज बीपीएससी के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं अक्सर, और आपको कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीनें पढ़ते हैं वार्षिकांक मंथली, तब भी आपको इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ शामिल करते हैं। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर मिगेल उरेबी टर्बे एक प्रचारक के दौरान गोलीबारी का शिकार हुए थे। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर मेघालय में खोलेगा। लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम अधिनियम 2025, जो कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 में संशोधन करती है। इसके तहत लद्दाख में सरकारी नौकरियों में SC ST OBC के लिए अधिकतम आरक्षण 85% होगा, जो पहले 50% था। EWS के लिए अलग से 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम अधिनियम 2025 के तहत अब SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन होगा वो मैक्सिमम 85% का होगा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारण के लिए आधार वर्ष जो 2011-12 था, इसे बदलकर अब 2022-23 कर दिया है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2023-24 किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 2026 में GDP के निर्धारण के लिए आधार वर्ष 2022-23 होगा, जो पहले 2011-12 हुआ करता था। पहला 2004 था, फिर इसे बदलकर 2011-12 किया गया, अब इसे बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। 2026 में जो GDP काउंट होगी वो आधार वर्ष 2022-23 का होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष होगा 2023-24 का होगा। सुर्खियों में रही भूखी नदी, ये गुजरात में अवस्थित है। यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है। वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षमता में देखेंगे तो सर्वाधिक ये कर्नाटक की है, पहले तमिलनाडु थी। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल कर लिया है पवन ऊर्जा क्षमता में। दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान है गुजरात का। तो ये क्रम आपको याद रखना है पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में। पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय फरवरी 2026 में राष्ट्रीय नमूना संरक्षण के माध्यम से देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। राइट, तो फरवरी 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीपीएससी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से। देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली को शुरू किया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने हैदराबाद में BSNL क्वांटम 5G FWA का सॉफ्ट लॉन्च किया। BSNL बिना सिम 5G सेवा देने वाला पहला भारतीय ऑपरेटर बन गया है। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले में 50,000 टन भंडारण क्षमता वाले अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन किया गया। तो 50,000 टन भंडारण क्षमता वाले अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो खगड़िया में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है त्रिपुरा। उल्लास के तहत अगर आप पहला देखेंगे साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर, तो वो था लद्दाख, दूसरा बना मिजोरम, तीसरा बना गोवा और फिर त्रिपुरा बना। इस तरीके से पूर्ण राज्य के रूप में देखेंगे तो मिजोरम पहला राज्य बना, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। ओवरऑल देखेंगे तो लद्दाख सबसे पहला उल्लास नव साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख के बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता का जो दर्जा दिया जाता है उसकी सीमा है 95% से अधिक, यानी 95% से अधिक अगर किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता हासिल कर ली है तो उसे उल्लास के तहत नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश मान लिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 100% सीमा नहीं है, सीमा कितनी है? 95% की पूर्ण साक्षरता सीमा, याद रखिएगा। लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश था उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा सूचित किया गया कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता एवं नॉर्वे की कोन्सबर्ग ने 3 जून 2025 को स्वदेशी रूप से भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया जाएगा। इसके लिए गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और नॉर्वे की कोन्सबर्ग के बीच एक समझौता हुआ है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के लिए वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए 29 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यूपी पीसीएस 2025 और यूपी की अन्य परीक्षाओं को देने वाले विद्यार्थी इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन नवंबर 2025 में जयपुर शहर में किया जाएगा। डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूरे अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया है 20 मई 2025 को 95 वर्ष की आयु में। इस तरह हमने जून 2025 मंथ की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को कवर कर लिया है। अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए। 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी संकल्प बैच 2.0 में जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। केवल करंट अफेयर्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक्सप्रेस बैच है, जहां पर हम आपको करंट अफेयर्स के मंथली कंपाइलेशन का पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही वहां पर मंथली टारगेट बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाती है करंट अफेयर्स की, ताकि आपका एमसीक्यू अभ्यास भी हो जाए। तो आप एक्सप्रेस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप 6306473800 पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रोग्राम से जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है। पीटी मेंस दोनों का क्या फी स्ट्रक्चर है, और केवल करंट अफेयर्स के एक्सप्रेस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 249 इसकी फीस है, इसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करें, उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।